Chapter 11 Reasonable Rational Rationality versus Reasonableness जब हम पैसे की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमें पूरी तरह से रैशनल यानी तर्कसंगत होना चाहिए। मतलब हम सिर्फ नंबर्स, डेटा और मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से फैसले लें। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि हमेशा जो रैशनल लगे वही सही हो। कई बार रीजनेबल होना ज्यादा जरूरी होता है। What does reasonable mean? रीजनेबल मतलब ऐसा निर्णय जो आपकी जिंदगी, भावनाओं और परिस्थिति को समझते हुए लिया गया हो। यह सिर्फ गणित या थियरी पर नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल कंफर्ट, आपके माइंडसेट और आपके जीवन के रियल कॉन्टेक्स्ट पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, एक इन्वेस्टर जो पूरी तरह रैशनल होकर रिस्क लेना चाहता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती और स्ट्रेस होता है, तो उसका डिसीजन सही नहीं माना जाएगा। वहीं दूसरा इन्वेस्टर जो थोड़ा कंजर्वेटिव है लेकिन अपने डिसीजन से खुश है, वह ज्यादा सफल और शांत रहता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो आपके लिए सस्टेनेबल हों। आपका माइंडसेट, आपके वैल्यूज और आपकी जिंदगी का बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर आप प्योरली रैशनल होकर अपने इमोशंस को इग्नोर करेंगे तो जल्दी बर्नआउट या स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए रीजनेबल होना यानी अपने आप से और अपनी जिंदगी से मेल खाता निर्णय लेना बेहतर होता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि पैसे के फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी लेने चाहिए। आपका फाइनेंशियल प्लान इतना सही होना चाहिए कि आप उस पर विश्वास करें और उससे संतुष्ट रहें। कई बार हम ऐसे फैसले करते हैं जो थ्योरी के हिसाब से सही होते हैं, लेकिन वे हमारी लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी या फियर्स के साथ मेल नहीं खाते। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को अपनी जिंदगी और मानसिक स्थिति के अनुसार बनाएं। सिर्फ थियोरेटिकल या मैथमेटिकल सही फैसले मत करें, बल्कि जो आपको इनर पीस दे वही चुनें। डर और उत्साह दोनों को समझें और संतुलित निर्णय लें। अपने इमोशंस को पहचानें और उन्हें कंप्लीटली इग्नोर न करें। याद रखें, मनी मैनेजमेंट में कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल निर्णय ज्यादा मायने रखते हैं। दोस्तों, चैप्टर 11 रीजनेबल रैशनल हमें ये सिखाता है कि पैसे के फैसलों में तर्क और भावना दोनों का संतुलन जरूरी है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने प्योरली रैशनल फैसले से बेहतर रीजनेबल फैसले लिए? नीचे कमेंट में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 12 के साथ सरप्राइज। व्हाट इज द सरप्राइज अबाउट? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा और निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा फैक्टर है सरप्राइज। मतलब ऐसी घटनाएं जो हम सोच भी नहीं पाते, अचानक हमारे जीवन या मार्केट में आ जाती हैं और सब कुछ बदल देती हैं। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। हम अपनी जिंदगी और पैसे के फैसलों को योजनाबद्ध करते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी में अनिश्चितता और अचानक बदलाव होते रहते हैं। मॉर्गन बताते हैं कि सबसे बड़ी आर्थिक घटनाएं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, अक्सर अनपेक्षित होती हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, टेक्नोलॉजी में क्रांति या पर्सनल इमरजेंसीज। निवेश के मामले में भी यही होता है। हम अपने प्लान के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट अचानक नीचे गिर सकता है या कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इसलिए फ्लेक्सिबल रहना और सरप्राइजेस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी ऑफ सरप्राइजेस। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हमारा दिमाग सरप्राइजेस को ठीक से नहीं संभाल पाता। हम अतीत के हिसाब से सोचते हैं और मानते हैं कि भविष्य भी वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी वजह से हम फिनेंशियल शॉक्स के लिए तैयार नहीं रहते और जब वो आते हैं तो हमें बड़ा नुकसान होता है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सरप्राइजेस। फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें। अपनी फाइनेंशियल योजना ऐसी हो जो बदलावों को सह सके। इमरजेंसी फंड बनाएं। हमेशा अप्रत्याशित खर्चों के लिए पैसे रखें। डाइवर्सिफिकेशन करें। अपने निवेश को अलग अलग जगह फैलाएं ताकि रिस्क कम हो। लॉन्ग टर्म सोचें। अचानक गिरावट से घबराएं नहीं, क्योंकि समय के साथ रिकवर हो सकता है। इमोशनल प्रिपेयर्डनेस। बदलाव को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। मॉर्गन कहते हैं कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही ऐसी चीजें हैं जो अचानक आने वाले सरप्राइजेस से बचाव करती हैं। जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो छोटे छोटे शॉक्स आपकी योजना को नहीं बिगाड़ पाते। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने फाइनेंशियल प्लान में अनसर्टेनिटी को शामिल करें। हर समय सरप्राइजेस के लिए तैयार रहें और घबराएं नहीं। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें और जल्दी जल्दी निर्णय न लें।
धैर्य रखें और समझें कि निवेश का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। अपनी मानसिकता को फ्लेक्सिबल और रिजिलियंट बनाएं। दोस्तों, चैप्टर 12 सरप्राइज हमें सिखाता है कि जिंदगी में अनिश्चितता हमेशा रहेगी, लेकिन हम अगर तैयार रहें तो किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। क्या आपकी जिंदगी या निवेश में कभी कोई बड़ा सरप्राइज आया है? नीचे कमेंट में शेयर करें। आगे हम मिलेंगे चैप्टर 13 के साथ, रूम फॉर एरर। अभी हम बात करेंगे चैप्टर 13 की, जिसका नाम है रूम फॉर एरर। व्हाट डज रूम फॉर एरर मीन? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस में हमेशा एक रूम फॉर एरर यानी गलती के लिए जगह होनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी और मार्केट दोनों अनप्रिडिक्टेबल हैं, इसलिए परफेक्ट प्लानिंग करना लगभग असंभव है। वाई डू वी नीड रूम फॉर एरर? आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, बाजार में उतार चढ़ाव, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या जीवन की अनिश्चितताएं हमेशा आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए जब आप निवेश करें या कोई भी आर्थिक फैसला लें, तो यह जरूरी है कि आपने अपनी योजना में कुछ मार्जिन रखा हो, यानी ऐसी स्थिति जिसमें अगर कुछ गलत हो भी जाए तो आप। साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रूम फॉर एरर। मॉर्गन बताते हैं कि लोग अक्सर अपने फैसलों में पूरी तरह कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन यह ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी उन्हें बड़ी फाइनेंशियल समस्याओं में डाल देता है। इसलिए खुद को मानसिक तौर पर भी तैयार रखना जरूरी है कि हर समय सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं होगा। हाउ टू इनकॉर्पोरेट रूम फॉर एरर। कंजर्वेटिव प्लानिंग। अपने निवेश और खर्च में थोड़ा सतर्क और सुरक्षित बने। इमरजेंसी फंड। कम से कम 3-6 महीने के खर्च के बराबर पैसा बचा कर रखें। डाइवर्सिफिकेशन। अपने पैसों को अलग अलग जगह लगाएं, जिससे एक जगह नुकसान हो तो दूसरा उसे कवर कर सके। अवॉइड ओवर लेवरेजिंग। उधार या कर्ज लेते वक्त सावधानी बरतें, ताकि अचानक परिस्थिति खराब होने पर आप दबाव में ना आएं। फ्लेक्सिबल गोल्स। अपने फाइनेंशियल गोल्स को समय समय पर रिवाइज करते रहें, ताकि वे बदलती परिस्थितियों से मेल खाएं। मॉर्गन ने बताया है कि बहुत से सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने हमेशा अपने फैसलों में रूम फॉर एरर रखा है। उन्होंने एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए प्लानिंग की, जिससे अचानक आई फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना आसानी से किया। तो हमें क्या करना चाहिए? कभी भी पूरी तरह अपनी योजना पर भरोसा मत करो, हमेशा कंटिंजेंसी के लिए जगह रखें। अपनी फाइनेंशियल लाइफ में लचीलापन और सुरक्षा दोनों बनाए रखें। जोखिम लेने से डरें नहीं, लेकिन जोखिम को समझदारी से मैनेज करें। मानसिक रूप से तैयार रहें कि चीजें गलत भी हो सकती हैं, और इसके लिए आपके पास एक बैकअप प्लान हो। दोस्तों, चैप्टर 13 रूम फॉर एरर हमें सिखाता है कि जिंदगी में सफल होने के लिए हमें अपने फाइनेंशियल फैसलों में फ्लेक्सिबिलिटी और सेफ्टी नेट दोनों की जरूरत होती है। क्या आपने कभी ऐसी फाइनेंशियल समस्या का सामना किया है जहां आपकी तैयारी ने आपकी मदद की हो? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आगे मिलेंगे चैप्टर 14 के साथ, यूल चेंज। अभी हम बात करेंगे चैप्टर 14 की, जिसका नाम है यूल चेंज। चेंज इज इनएविटेबल। जिंदगी भी बदलती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आप खुद बदलेंगे। आपकी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज, डिजायर्स और गोल्स भी बदलेंगे। जो चीज़ आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वह कल उतनी मायने नहीं रखेगी। पर्सनैलिटी एंड प्रेफरेंसेस इवॉल्व। हम समय के साथ बदलते हैं। हमारी सोच, हमारी वैल्यूज़, हमारी फाइनेंशियल नीड्स, ये सब धीरे धीरे विकसित होते हैं। यही वजह है कि जो आज का फाइनेंशियल प्लान है, वह हमेशा परफेक्ट नहीं रहेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज। शुरुआत में शायद आपकी प्रायोरिटी सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन कुछ साल बाद आपकी प्रायोरिटी फैमिली, यात्रा या कोई नया पैशन बन सकता है। या फिर जिंदगी में ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं आ सकती हैं जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को पूरी तरह बदल दें। इसलिए मॉर्गन कहते हैं कि आपको अपने प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। अपने फाइनेंशियल गोल्स को समय समय पर रिव्यू करें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें एडजस्ट करने में कोई हिचकिचाहट न करें। डोंट बी टू रिजिड। अगर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के प्रति बहुत कठोर और इनफ्लेक्सिबल होंगे, तो इससे स्ट्रेस, रिग्रेट और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं। इसलिए ओपन माइंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टिंग चेंज, द की टू फाइनेंशियल सक्सेस। चेंज को एक्सेप्ट करना ही फाइनेंशियल सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा है। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी और आप दोनों बदलेंगे, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ को नियमित रूप से जांचें। अपने आप को ओपन माइंडेड और अडेप्टेबल बनाएं।
अपने प्लान्स में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखें जिससे आप आसानी से बदलाव कर सकें। अपने गोल्स को अपनी इवॉल्विंग जिंदगी के अनुसार रीशेप करें। समझें कि परिवर्तन स्वाभाविक है, इसलिए उससे घबराएं नहीं। दोस्तों, चैप्टर 14 यूल चेंज हमें यह समझाता है कि जिंदगी एक कंटिन्यूअस जर्नी है जिसमें बदलाव होते रहेंगे, और यही बदलाव हमारी फाइनेंशियल जर्नी को भी शेप करते हैं। आपकी जिंदगी में अब तक कौन कौन से बड़े बदलाव आए हैं? नीचे कमेंट में बताइए। मैं आपके अनुभव जानने के लिए उत्सुक हूं। आगे मिलेंगे चैप्टर 15 के साथ, नथिंग्स फ्री। अभी हम बात करेंगे चैप्टर 15 की, जिसका नाम है नथिंग्स फ्री। वॉट डज नथिंग्स फ्री मीन? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। चाहे पैसा हो, सफलता हो या खुशहाली, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कीमत होती है। पैसे की दुनिया में भी यही सच है। हर निवेश, हर फाइनेंशियल डिसीजन के साथ कोई ना कोई कॉस्ट या प्राइस जुड़ा होता है, जो हमें समझना ज़रूरी है। द हिडन कॉस्ट्स ऑफ मनी। वॉइस ओवर। आप सोचते होंगे कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ रिटर्न ही मिलता है, लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि साथ ही हमें उस इन्वेस्टमेंट के हिडन कॉस्ट्स भी समझने चाहिए। जैसे रिस्क लेना, अनसर्टेनिटी को सहना, टाइम देना, इमोशनल स्ट्रेस झेलना, सैक्रिफाइसेस करना। ये सारी चीज़ें फ्री नहीं होती, और इन्हीं के चलते आपको अपने निवेश पर अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया मिलती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी, समय समय पर नुकसान और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को झेलना पड़ता है। या फिर अगर आप बहुत कंजर्वेटिव रहेंगे तो हो सकता है कि आपका रिटर्न कम हो और इन्फ्लेशन आपको पीछे छोड़ दे। इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले उसकी पूरी कीमत समझना जरूरी है। Why do people ignore these costs? मॉर्गन बताते हैं कि इंसान अक्सर इन कॉस्ट्स को नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि वो सिर्फ पैसे की बढ़ोतरी या लॉसेस को ही देखता है। लेकिन सच ये है कि पैसे के साथ जुड़ी जिंदगी के बाकी पहलुओं को भी समझना जरूरी है, जैसे कि आपका मानसिक तनाव, आपका समय और आपकी जीवन शैली। साइकोलॉजी बिहाइंड नथिंग्स फ्री। जब हम फ्री चीज़ों के पीछे भागते हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर फैसले के पीछे कोई ना कोई ट्रेंड या असर होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें हर इन्वेस्टमेंट या डिसीजन के पीछे छुपी कीमतों को समझना चाहिए ताकि हम सही चुनाव कर सकें। हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें। हर डिसीजन लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान को समझें। रिस्क टॉलरेंस जानें। अपने लिए समझें कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं और उसी के हिसाब से निर्णय लें। इमोशनल कॉस्ट्स को समझें। ध्यान दें कि कोई इन्वेस्टमेंट आपकी मानसिक शांति को कितना प्रभावित करता है। सैक्रिफाइसेस को स्वीकार करें। हर सफलता के पीछे कुछ न कुछ त्याग जरूर होता है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। पैसे के मामले में कोई शॉर्टकट या फ्री लंच नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेते समय उसके पूरे कॉस्ट को समझें। सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पर ध्यान न दें, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखें। मानसिक और इमोशनल कॉस्ट्स को भी ध्यान में रखें। सही जोखिम लें, लेकिन बिना समझे जोखिम न उठाएं। याद रखें, सब कुछ मुफ्त में नहीं मिलता, हर चीज के पीछे मेहनत और समझदारी होती है। दोस्तों, चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री हमें यह सिखाता है कि पैसों की दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, और जब हम ये कीमत समझ जाते हैं तभी हम बेहतर और समझदार फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं। आपको ऐसा कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन याद आता है जिसमें आपको कॉस्ट समझ आ गई हो? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आगे देखेंगे चैप्टर 16 यू मी। मनी इज पर्सनल। हर किसी की सोच अलग होती है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा केवल नंबर्स और स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभव और सोच से जुड़ा होता है। हर इंसान के पैसे के साथ अलग अलग रिश्ते और दृष्टिकोण होते हैं। यह फर्क आता है क्योंकि हर किसी की अपब्रिंगिंग, कल्चर, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और वैल्यूज अलग अलग होते हैं। जिस परिस्थिति में आप बड़े हुए, उस एनवायरनमेंट ने आपकी फाइनेंशियल सोच को शेप किया। कुछ लोग पैसे को सुरक्षा और स्थिरता के लिए देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे आज़ादी और अवसर के रूप में देखते हैं। कोई खर्च करने में विश्वास रखता है तो कोई बचत में। इसलिए आपके दोस्त या परिवार के लोग जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, वे ज़रूरी नहीं कि आपके लिए सही हों। मॉर्गन कहते हैं कि इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि आपके और दूसरों के बीच फाइनेंशियल फिलॉसफी अलग हो सकती है। जब हम दूसरों की सोच और फैसलों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। किसी के पैसे के फैसले को देखकर उसे जज करना
या खुद को उसके मुकाबले कमतर समझना नुकसानदायक हो सकता है। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है और इसे समझना ही समझदारी है। हाउ टू हैंडल डिफरेंट मनी माइंड्स। रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। हर किसी की फाइनेंशियल सोच का सम्मान करें। कम्युनिकेट ओपनली। परिवार और दोस्तों के साथ अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज और सोच साझा करें। लर्न फ्रॉम अदर्स। दूसरों के फाइनेंशियल अनुभवों से सीखें, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी न करें। कस्टमाइज योर प्लान। अपनी यूनिक परिस्थिति और सोच के हिसाब से फाइनेंशियल योजना बनाएं। बी पेशेंट एंड एम्पैथेटिक। दूसरों की फाइनेंशियल चॉइसेस को समझने में धैर्य रखें। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अगर हम इस बात को समझ लें कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि हमारी वैल्यूज, फियर्स, होप्स और एक्सपीरियंसेस का रिफ्लेक्शन है, तो हम बेहतर इंसान और निवेशक बन सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने और दूसरों के फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स को समझें। अपनी यूनिक फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से योजना बनाएं। दूसरों से तुलना करने से बचें। फाइनेंशियल डिसीजंस में एम्पैथी और रिस्पेक्ट रखें। खुलकर बात करें और सीखने की इच्छा रखें। दोस्तों, चैप्टर 16 यू मी हमें ये समझाता है कि पैसा केवल नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि लोगों के बीच की रिलेशनशिप्स और परसेप्शंस का मिश्रण है। और जब हम इसे समझते हैं, तो हम अपने पैसे को लेकर बेहतर फैसले कर पाते हैं। क्या आपकी फाइनेंशियल सोच किसी और से बिल्कुल अलग है? नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपके अनुभव जानने के लिए उत्सुक हूं। आगे मिलते हैं चैप्टर 17 के साथ, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। अभी हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 17, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म की। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसाइट दिया है। क्यों पेसिमिज्म यानी नकारात्मक सोच हमारे पैसे के फैसलों को प्रभावित करती है, और क्यों ऑप्टिमिज्म यानी सकारात्मक सोच भी जरूरी है। पहले ये समझते हैं कि पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म क्या होते हैं। पेसिमिज्म का मतलब है हर चीज में खराबी या मुश्किलें देखना। ऑप्टिमिज्म का मतलब है बेहतर भविष्य की उम्मीद करना कि चीजें सही होंगी। जब बात पैसे की आती है, तो ये दोनों सोच हमारे डिसीजंस को बहुत प्रभावित करती हैं। मॉर्गन बताते हैं कि पेसिमिज्म हमारे दिमाग को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि डर, खतरे और मुश्किलें हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ी होती हैं। जब कोई कहता है, यह बाजार गिर सकता है या आपका पैसा खत्म हो सकता है, तो यह बातें ज्यादा ध्यान आकर्षित करती हैं। हम डरते हैं, सावधान होते हैं। इसीलिए पेसिमिज्म हमें ज्यादा लगता है। वह सचेत करता है, सावधान करता है और हमें जोखिम से बचाता है। लेकिन यही कारण है कि हम ऑप्टिमिज्म को कम महत्व देते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि अगर दुनिया केवल पेसिमिज्म से चलती, तो हम कुछ नया करने की हिम्मत नहीं करते। ऑप्टिमिज्म के बिना इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ग्रोथ नहीं होती। ये ऑप्टिमिज्म हमें विश्वास देता है कि लंबे समय में चीजें बेहतर होंगी, कि आर्थिक सिस्टम आगे बढ़ेगा। जब हम पेसिमिस्टिक होते हैं, तो हम जोखिम से बचना चाहते हैं। हम अपना पैसा बचाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने से डरते हैं। ये हमें शॉर्ट टर्म में सुरक्षित रख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकता है। मॉर्गन कहते हैं कि इतिहास में कई बार जब बाजार गिरा, तो पेसिमिज्म चरम पर पहुंच गया और लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने लगे। लेकिन जो लोग सोच समझकर, सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर इन्वेस्टमेंट करते रहे, वे अंत में विजेता बने। मॉर्गन कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में पेसिमिज्म ने बहुत लोगों को पैनिक सेलिंग करने पर मजबूर किया। लेकिन वही इन्वेस्टर्स जिन्होंने धैर्य रखा और विश्वास बनाए रखा, अगले सालों में उन्होंने अच्छा लाभ कमाया। यह भी याद रखें कि कई बार पेसिमिज्म मार्केट में शार्प गिरावट लेकर आता है, लेकिन ये गिरावट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करती है। मॉर्गन हमें सलाह देते हैं कि पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। डर और सावधानी अच्छी चीज है, लेकिन अगर डर आपको एक्शन लेने से रोक दे, तो वह हानिकारक हो सकता है। सकारात्मक सोच के साथ जोखिम को समझना और सही योजना बनाना ही फाइनेंशियल सक्सेस की चाबी है। कैसे पेसिमिज्म से बचें? इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट में समझें। सिर्फ नेगेटिव हेडलाइंस देखकर पैनिक मत करें। लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। छोटी गिरावट से घबराएं नहीं, लंबी अवधि के फायदे देखें। डाइवर्सिफिकेशन करें। पैसे को अलग अलग जगह लगाएं ताकि रिस्क कम हो। इमोशनली स्टेबल रहें। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इमोशंस से प्रभावित न होने दें। ऑप्टिमिज्म के फायदे। ऑप्टिमिज्म हमें ग्रोथ माइंडसेट देता है। यह हमें फाइनेंशियल गोल्स के प्रति मोटिवेटेड रखता है और हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। मॉर्गन कहते हैं कि लंबी अवधि में सफल लोग वे होते हैं जो आर्थिक समस्याओं के बावजूद सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं।
दोस्तों, पैसे और निवेश में एक्सट्रीम पेसिमिज्म या एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि समझदारी तभी है जब आप पेसिमिज्म को अलर्टनेस और सावधानी के रूप में लें और ऑप्टिमिज्म को ग्रोथ और मौका समझें। यही सोच आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाएगी और बेहतर परिणाम दिलाएगी। तो दोस्तों, चैप्टर 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म हमें सिखाता है कि पेसिमिज्म हमें सतर्क करता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म हमें आगे बढ़ाता है। आपको दोनों के बीच एक संतुलन बनाना होगा ताकि आप सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। खबरों में आने वाले नेगेटिव हेडलाइंस से घबराएं नहीं। लंबी अवधि के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करें। अपने इमोशंस को इन्वेस्टमेंट डिसीजन से अलग रखें। सकारात्मक सोच बनाए रखें, लेकिन जागरूक और सतर्क भी रहें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको चैप्टर 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म की ये समझ पसंद आई होगी। क्या आपने कभी निवेश के दौरान पेसिमिज्म के कारण डर महसूस किया है? क्या आपको ऑप्टिमिज्म ने कभी फाइनेंशियल डिसीजंस में मदद की है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपकी राय जानने के लिए उत्साहित हूं। आगे मिलते हैं आखिरी चैप्टर 18 के साथ। दोस्तों, अभी हम अंत में पहुंच चुके हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के आखिरी अध्याय कन्फेशंस, जहां मॉर्गन हाउसेल खुद की फाइनेंशियल यात्रा, गलती और सीख से हमें जोड़ते हैं। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हालांकि उन्होंने किताब की यात्राओं में कई बुद्धिमत्ता बांटी, लेकिन वे खुद अक्सर फाइनेंशियल संदिग्धता का सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उनके पास भी मार्केट क्रैश, इमोशनल डिसीजंस, गुरु बनने की लालसा जैसे संघर्ष रहे हैं। बेहद ईमानदारी से वे लिखते हैं, आई एम गिल्टी ऑफ द सेम मिस्टेक्स एंड समटाइम्स आई डिसएग्री विद माई ओन एडवाइस। मॉर्गन ने बताया है कि उन्होंने भी कई बार शॉर्ट टर्म मार्केट पैनिक में पैसे निकल लिए या हाई रिस्क में दौलतें चले गए, लेकिन हर बार उन्होंने जाना, सही थिंकिंग, पेशेंस और ह्यूमिलिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस इज यू एंड योर ओन बिहेवियर। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि पैसा केवल पैसे नहीं, यह हमारे फियर्स, होप्स, ईगो और एक्सपीरियंसेस का रिफ्लेक्शन है। मॉर्गन ने कन्फेशन में लिखा है कि हार्मोन, प्रक्रिया और बिहेवियर, ये तीनों मिलकर हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस बनाते हैं। माई मोटिवेशंस हैव बिन मनी बट ऑल्सो इंडिपेंडेंस, स्टेटस, फियर। मॉर्गन कहते हैं कि आखिरकार वे सिंपल, लो कॉस्ट लाइफ को पसंद करते हैं, जहां दिखावे से ज्यादा इनर पीस है। अक्सर टाम एंड एम्बैरसमेंट माने कि इतने किताबें पढ़ने के बाद भी वे पैसे के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स से बाहर नहीं निकल पाते। उनकी एक खूबसूरत बात है, वे सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, जजमेंट फ्री, एम्पैथेटिक और हम्बल। इसलिए वे हमें बताते हैं कि आप परफेक्ट नहीं, पर समझदार बन सकते हैं। रिच इजंट चीप एंड सोल इजंट लॉस्ट, जस्ट कीप ट्राइंग। कन्फेशंस हमें ये बताती है कि किताब सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारी फाइनेंशियल और ह्यूमन लिमिटेशंस पहचानने के लिए बनाई गई है। यह एक जेंटल रिमाइंडर है, हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं, पर सीख कर बेटर बन सकते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि पैसों की साइकोलॉजी कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जहां हर एक्सपीरियंस, मिस्टेक और रिफ्लेक्शन हमें थोड़ा बेहतर बनाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आप भी फाइनेंशियल मिस्टेक्स करेंगे, एक्सेप्ट इट। ह्यूमिलिटी रखिए, हर कोई फ्लॉड है। आपकी मंशा कितनी भी अच्छी हो, आपकी बिहेवियर एक अहम रोल निभाती है। एम्पैथी से दूसरों की हेल्प करें, जजमेंट नहीं करें। सिंपल लिविंग से इनर पीस मिलती है जब लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की बात करें। दोस्तों, कन्फेशंस चैप्टर हमें दिखाता है कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ किताब नहीं, यह एक प्रतिबिंब है, एक मिरर है जो हमें हमारी खुद की फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज से परिचित कराता है। और यह था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पूरा सफर। 18 चैप्टर्स की कहानी, जो हमें पैसों की दुनिया की केवल फाइनेंशियल नॉलेज नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझाती है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपका कोई फेवरेट चैप्टर रहा हो या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली इंसाइटफुल वीडियो आपसे ना छूटे। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना भूलिए मत। मैं हूं आपका दोस्त सैम और यह है सुबोध एफएम चैनल। आशा करता हूं कि ये बातें आपको स्मार्टर इन्वेस्टर और बेहतर इंसान बनाएंगी।